दोस्तों नमस्कार। आपका हमारे YouTube परिवार में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम हिंदी भाषा के उद्भव पर चर्चा करते हैं। ये दोस्तों हस्तलिखित नोट्स हैं जो तैयार किए गए हैं। तो दोस्तों वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो ज़रूर आपको अच्छी लगेगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक इष्ट दोस्त के लिए ज़रूर करें। भारत में प्रमुख रूप से आर्य परिवार एवं द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। उत्तर भारत में आर्य परिवार की बोली जाती हैं और दक्षिण भारत में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ से ज़रूर एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी उत्तर भारत में आर्य परिवार की भाषाएं हैं और दक्षिण भारत में द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। द से द का मिलान करें तो द्रविड़ परिवार की जो भाषाएं हैं वो कहाँ बोली जाएंगी? दक्षिण भारत में बोली जाएंगी। उत्तर भारत की आर्य भाषाओं में संस्कृत सबसे प्राचीन है। संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा मानी जाती है और यह उत्तर भारत की भाषा है जिसका प्राचीनतम रूप हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। अब इन जो भाषाएं हैं इनको कालखंड में के आधार पर इनका विभाजन किया गया है। पहला इसका विभाजन है वह है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल के रूप में। यह 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक का काल माना जाता है। कौन सा? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल। कब से कब तक? 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। दूसरा कालखंड है इसका मध्य भारतीय आर्य भाषा काल, जो 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। यानी 500 ईस्वी पूर्व से लेकर और 1000 ईस्वी तक माना जाता है। कौन सा? मध्य भारतीय आर्य भाषा का काल। तीसरा इसका कालखंड विभाजन है वह आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल। यह 1000 ईस्वी से अब तक का काल माना जाता है। इन कालखंड विभाजन के अनुसार ये 3 प्रकार से इनका विभाजन किया गया: प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, मध्य भारतीय आर्य भाषा काल और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल में वैदिक संस्कृत एवं लौकिक संस्कृत 2 भाषाएं थी। प्राचीन आर्य भाषा की बात की गई है तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो काल था उसमें कौन कौन सी थी? उसमें वैदिक संस्कृत थी और लौकिक संस्कृत थी। 2 भाषाएं थी। अब देखिए चारों वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद ये किस में लिखे गए हैं? ये वैदिक संस्कृत में लिखे गए हैं। और लौकिक संस्कृत में क्या लिखे गए थे? रामायण और महाभारत हैं, ये लौकिक संस्कृत में लिखे गए थे। और ये किस काल में, किस कालखंड में लिखे गए थे? ये प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल में लिखे गए थे, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में। अब दूसरा था हमारा मध्य भारतीय आर्य भाषा काल, जो हमने 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक इसका कालखंड विभाजन किया गया। इसमें पहले नंबर पर आती है पाली भाषा। इस भाषा का जो काल था वह था 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक, जिसे मागधी भाषा भी कहा जाता है। पाली भाषा का दूसरा नाम क्या है? मागधी भाषा। प्राकृत भाषा दूसरे नंबर पर आती है। यह 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक इसका काल चलता है। तीसरे नंबर पर आती है अपभ्रंश भाषा, जो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक इसका काल रहता है। बौद्ध साहित्य है, यह पाली या मागधी भाषा में लिखा गया है। बौद्ध साहित्य की बात की जाती है तो बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा हुआ है? पाली भाषा में लिखा हुआ है। और त्रिपिटक भी इसी में यानी पाली भाषा यानी मागधी भाषा में ही लिखे गए। त्रिपिटक देखिए क्या होते हैं? सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ये 3 पिटक होते हैं जिन्हें त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा गया है। अब यहाँ पर जैन और बौद्ध दोनों धर्मों की बात की गई है और इससे संबंधित साहित्य की बात हो जाती है तो बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया और जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा गया। जैन साहित्य जो प्राकृत भाषा में लिखा जाता है, यह इसका जो काल है वह 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक था। अब देखिए आगे प्राकृत भाषा के 5 प्रमुख भेद हैं। कौन कौन से हैं? देखिए शोरसेन प्राकृत मथुरा या सूरसेन जनपद में बोली जाती है। इसे मध्य देश की बोली भी कहते हैं। कौन सी? शोरसेनी प्राकृत को।
शोरसेनी प्राकृत है, यह मथुरा या सूरसेन जनपद में बोली जाती है और इसे मध्य देश की बोली भी कहते हैं। दूसरे नंबर पर आती है पैशाची प्राकृत, यह उत्तर पश्चिम में कश्मीर के आसपास की बोली है। महाराष्ट्री प्राकृत, यह महाराष्ट्र से संबंधित। अर्धमागधी प्राकृत, यह मागधी और शोरसेनी के बीच का जो क्षेत्र है उसमें बोली जाती है। कौन सी? अर्धमागधी प्राकृत। मागधी प्राकृत है, ये मगध के आसपास की बोली है। अब अपभ्रंश भाषा, जिसका काल था 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, इसके अन्य नाम क्या हैं? अवहठ, अवहठ, अवहथ, देश भाषा, देसी भाषा आदि नामों से अपभ्रंश भाषा को पुकारा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? किसका? अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ। अपभ्रंश भाषा के प्रारंभ के संबंध में 3 मत हमारे सामने प्रस्तुत है। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने हिंदी भाषा का उद्भव और विकास में 700 ईस्वी के संबंध में कहा कि अपभ्रंश भाषा का जो काल है वो 700 ईस्वी काल इसका माना गया है। और ये कब उन्होंने कहा, किस बुक में कहा उन्होंने? हिंदी भाषा का उद्भव और विकास में कहा। किसने? डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने कहा। डॉक्टर नामवर सिंह मानते हैं किसमें? हिंदी भाषा के विकास में अपभ्रंश का योगदान। इस पुस्तक में इन्होंने भी 700 ईस्वी पूर्व इनका काल माना है। और डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने 500 ईस्वी के आसपास इस अपभ्रंश भाषा का काल माना है। हिंदी का विकास भी अपभ्रंश से हुआ, अतः हिंदी की जननी क्या हो गई? अपभ्रंश हो गई, क्योंकि इसका जो जन्म हुआ, हिंदी का जो जन्म हुआ वो अपभ्रंश से माना जाता है। तो हिंदी की जननी क्या हुई? अपभ्रंश हुई। अपभ्रंश का क्षेत्रीय रूप, विकसित होने वाली आर्य भाषाएं। अब देखिए शोरसेनी, शोरसेनी जो अपभ्रंश का रूप है, इससे कौन कौन सी आर्य भाषाएं विकसित होती हैं? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, ये आर्य भाषाएं अपभ्रंश, शोरसेनी अपभ्रंश से विकसित होती हैं। पैशाची अपभ्रंश से कौन सी भाषाएं विकसित होती हैं? पंजाबी और लहंदा। ब्राचड़, सिंधी, खस से पहाड़ी आर्य भाषा विकसित होती है। महाराष्ट्री अपभ्रंश से मराठी। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी और मागधी अपभ्रंश से बिहारी, उड़िया, बंगला, असमिया, ये आर्य भाषाएं इन अपभ्रंश से विकसित होती हैं। वैदिक संस्कृत के बाद में कौन सी भाषा आती है? संस्कृत। पहले वैदिक संस्कृत थी, फिर संस्कृत भाषा यानी उसका जो सुधार रूप हमारे सामने आता है, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश और अपभ्रंश के बाद में हिंदी। यह क्रम चलता है और इसी क्रम के अनुसार ही हिंदी का जन्म होता है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति मूलतः शोरसेनी अपभ्रंश से हुई, यानी हिंदी की जो जननी भाषा की वो क्या है? अपभ्रंश है। और अपभ्रंश कौन सी है? अपभ्रंश शोरसेनी अपभ्रंश। अपभ्रंश में 8 स्वर थे। अब ये देखिए कौन कौन से स्वर थे इसमें? ए, आ, ई, उ, ए, ऐ, ये मूल स्वर थे। इसमें अपभ्रंश में इन 8 स्वरों की चर्चा अपभ्रंश में की है। अपभ्रंश या पुरानी हिंदी के प्रमुख कवि कौन कौन है? जिसमें पहला नाम लिया जाता है सरहपा का, जिन्हें सरहपाद भी कहा जाता है। इनकी मुक्तक रचनाएं हमें हिंदी साहित्य में देखने को मिलती है। दूसरे नंबर पर देवसेन का नाम लिया जाता है, जिनकी रचना है श्रावकाचार। तीसरे नंबर पर शंभू का नाम लिया जाता है, जिन्होंने लिखा रिष्टनेमि चर्यु, परिमचर्यु, जो एक राम कथा है। शंभू छंद इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। अपभ्रंश का वाल्मीकि इन्हें कहा जाता है। किन्हें? शंभू को कहा जाता है। पुष्पदंत चौथे नंबर पर ये जो अपभ्रंश के कवि आते हैं हमारे सामने। महापुराण, जसर चर्यु इनके द्वारा लिखा गया है और इन्हें अपभ्रंश का व्यास कहा जाता है। किन्हें? पुष्पदंत को। अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है शंभू को, और अपभ्रंश का व्यास है वो किन्हें कहा जाता है? पुष्पदंत को। क्योंकि व्यास जी ने क्या लिखा था? महाभारत लिखा था। तो इनका जो जसहर चर्यु है ये महाभारत का अंश है, और अपभ्रंश का वाल्मीकि शंभू को कहा जाता है। तो उन्होंने राम कथा लिखी थी पौमचर्यु, जो ये राम कथा पर वर्णित है, इसलिए इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि शंभू को
और अपभ्रंश का व्यास पुष्पदंत को कहा जाता है। धनपाल के द्वारा रचित भविष्यत कहा, ये अपभ्रंश की रचनाएं पढ़ रहे हैं दोस्तों हम, जो पुरानी हिंदी से संबंधित हैं। दोस्तों वीडियो ज़रूर अच्छी लग रही होगी आपको, वीडियो को एक छोटा सा लाइक ज़रूर करें ताकि हमें एक वो मोटिवेशन मिले। अब्दुल रहमान का संदेश रसक अपभ्रंश की रचना है, पुरानी हिंदी से संबंधित है। जिनीदत्त सूरी उपदेश रसायन रास जयेंदु की रचना है। परमात्मा प्रकाश योगसार राम सिंह की रचना है पाहुड़ दोहा। देखिए दोस्तों, इन रचनाओं की हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, इन कवियों की चर्चा कर रहे हैं। ये रचनाएं और कवि बार बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, इसलिए यहाँ पर हम इनको मोटे तौर पर इनकी ये रचनाओं के बारे में और इनके बारे में जान रहे हैं। फिर आगे हेमचंद्र की रचना है शब्दानुशासन, जिन्हें अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता कहा जाता है। आगे है विद्यापति की कीर्ति लता और कीर्ति पताका, ये रचनाएं हैं। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन थे? पुष्पदंत को माना जाता है। दोस्तों आगे की वीडियो में हम और हिंदी साहित्य के बारे में अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। वीडियो को ज़रूर दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि हमें एक मोटिवेशन मिल सके और आप हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।